हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टू मैनी पीपल एंड टू फ्यू ट्रीज। यानी टाइटल देख के ही समझ आ रहा है कि दिस इज समवॉट रिलेटेड टू ट्रीज एंड पीपल, यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ कैसे जो है हम अपने इन्वायरमेंट को भी हार्म करते जा रहे हैं। सो इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूंगी इस पर्टिकुलर लेसन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड बिफोर बिगिनिंग दिस सेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। तो भाई नोट्स तो साल भर कितने काम आते हैं आपको सबको पता ही है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी भी लिंक दी गई है, वहाँ से जो है आप इन नोट्स को ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। वी ऑल नो बिहार बोर्ड की कहानी है यार, ये बिहार बोर्ड पैनोरमा पार्ट 1 अपनी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4। सो नाउ इन दिस चैप्टर हमें लेसन का नाम पढ़ते समझ आ रहा है कि बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर ये है, ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम इस पे डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करने वाले हैं, जिससे एक तो इन्वायरमेंट को हम हार्म भी कर रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं देखो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड होता है ना, लॉ ऑफ कर्मा जिसे हम कहते हैं कि भाई अगर हम हार्म कर रहे हैं तो डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली वी आर ऑल्सो गेटिंग हार्म्ड बाय इट। तो यही स्टोरी है। नाउ व्हेन वी बिगिन, हमेशा पलक मैम क्या कहती हैं कि अबाउट द ऑथर जानो, जो आपके लेखक है लिटरेचर में उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह तो भाई जो तुम स्टोरी पढ़ोगे उसका आइडिया लग जाएगा कि राइटर कहाँ से हैं, उनका क्या क्या डिग्रीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो इसी टाइप की थोड़ी कहानी होगी। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई मार्क्स मिलेंगे, है कि नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नाम लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। Moti Nisani, a teacher at Wayne State University, USA, is an interdisciplinarian holding degrees in genetics, philosophy and psychology. So हमारे यहाँ पे राइटर यानी लेखक का नाम क्या है, मोती निसानी जी, जिनका पिक्चर भी आपको दिया गया है। सो ये बेसिकली यूएसए यानी अमेरिका में टीचर हैं एक यूनिवर्सिटी में, एंड जिनकी डिग्रीज किस किस में है, जेनेटिक्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, यानी बायोलॉजिकल साइंसेस से ये रिश्ता या नाता रखते हैं, तभी तो इन्होंने ये एक ऐसे लिखा है उसी पे बेस्ड। आई होप इट इज क्लियर। ही हैज सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, politics, science, education and language instruction. His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation. तो देखो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमें जो है मार्क्स वाली चीज़ें मिल गई। बोलो मैम कैसे? तो तुमको अगर क्वेश्चन आ गया कि ये जो लेसन है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, ये क्या है? क्या ये एक शॉर्ट स्टोरी है? क्या ये एक फिक्शन है या फिर क्या ये एक ऐसे है? तो क्लियरली यहाँ दिया है बेटा हिज ऐसे बिलो। बिलो यानी ये जो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक ऐसे जो इन्होंने लिखा था उसी के बारे में है, एंड कौन सी प्रॉब्लम को दर्शाता है? ट्विन प्रॉब्लम। ट्विन वर्ड आपने सुना होगा ना, ट्विन ब्रदर्स, ट्विन सिस्टर्स जो होते हैं, है कि नहीं। तो ट्विन प्रॉब्लम यानी दो प्रॉब्लम पे फोकस करता है। सबसे पहली ओवर पॉपुलेशन, जो इंडिया की जनता को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, कहीं ना कहीं हम चाइना से भी ऑलमोस्ट आगे निकल ही गए हैं, है कि नहीं। तो ओवर पॉपुलेशन एंड दूसरा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कम होना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, उनको काटना कि बिल्डिंग्स बनानी है, ये सब बनाना है, तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। सो इन ट्विन प्रॉब्लम्स पे हम पूरे ऐसे में फोकस करेंगे। सो इससे आपको इंग्लिश में तो मदद मिलेगी, एंड दूसरा योर साइंस विल ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड। चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। आगे आते हैं। अब आपका जो पूरा लेसन आपकी बुक में दिया गया है, लाइन टू लाइन हमने ली है, उसका एक पर्पस है, क्योंकि आपको एग्जाम में पता है क्या करते हैं, कभी कभार कोई पैराग्राफ उठा के दे देंगे कि बताओ ये पैराग्राफ कौन से लेसन से है, कौन राइटर है इनके, एंड इसका मीनिंग क्या है। सो दैट्स वाई पर्पसली मैंने सिर्फ समरी नहीं दी है, पूरा लेसन दिया है, जिससे हम हर पैराग्राफ को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। Human populations have always been in flux for the simple reason that every day some people die while others are born. तो मतलब जैसे मान लो किसी ऐसे की शुरुआत है, तो ये बताते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमारी जनसंख्या है, पहले के टाइम से एक कैसा
have always been in flux. फ्लक्स का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि यहाँ से मैं आपको, क्योंकि फ्लक्स तो एक तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, साइंस में वो फ्लक्स अलग है, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग पढ़ते हो, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फ्लक्स अलग है। यहाँ पे फ्लक्स का बेसिकली मतलब क्या है, बहुत सारी मात्रा में। अब बहुत सारी मात्रा में मतलब क्या, कि एक सिंपल रीजन है, हर दिन कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ लोग मरते हैं, यानी सम पीपल आर बॉर्न, सम पीपल डाई। सो इससे एक क्या बना रहता है, बैलेंस। बैलेंस समझते हो ना, कितने पैदा हो रहे हैं तो उतने मर भी रहे हैं, तो एक सिमिलर काइंड ऑफ बैलेंस बना रहता है। थ्रूआउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस the number of births was slightly higher than the number of deaths. Consequently, world populations grew at a very slow rate. तो तब की बात कर रहे हैं, उस ज़माने की, यानी हमारे और पुराने ज़माने की, कि भाई जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ, यानी इंसान जब से आए हैं धरती पे, है कि नहीं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो इतनी चीज़ मानी जाती थी। अभी जो मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ ना, कि बर्थ और डेथ, ठीक है, तो जैसे मान लो 2 लोग आज पैदा हुए तो 2 मर भी गए, तो ये एक बैलेंस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया है, जब से जो है मानव प्रजाति आई है, तब से नंबर ऑफ बर्थ, यानी पैदा होने का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा था। क्या बोला, स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ज़्यादा था नंबर ऑफ डेथ से। यानी मान लो, चलो मैं इसमें तुमको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, कि आज जो है अगर 3 पैदा हुए हैं तो 2 मरे हैं, स्लाइटली हायर ही रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो है दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही धीरे से रेट पे ग्रो कर रही थी, तब की बात है, आज की बात नहीं है। अब वही सोच रहे होगे, सवाल आ रहा होगा कि मैम आज ऐसा क्या हो गया, यानी इतने कुछ टाइम से ऐसा क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, व्हाट आर द रीजंस, तो उन्हें ही हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप पहले वाली बात समझ आ गई कि कैसे जो है ये बैलेंस बना रहता था, उसमें भी नंबर ऑफ बर्थ स्लाइटली हायर, हायर नहीं लिखोगे, बहुत थोड़े से ज़्यादा होते थे नंबर ऑफ डेथ से, ताकि जो है स्लो रेट पे पॉपुलेशन बढ़ती रहती थी। A few hundred years ago, however, the situation began to change, especially in the industrialized world. अब इन्होंने बात करी है कुछ 100 साल पहले ही ये सिचुएशन बदल गई, यानी हम जो ये बर्थ डेथ का बैलेंस कह रहे हैं ना, धीरे रेट पे ग्रो करना पॉपुलेशन, ये बदल गया। और स्पेशली कहाँ बदला, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में। इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड यानी जहाँ डेवलपमेंट होने लगा, नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए जो है आप कह सकते हो लिविंग मेथड्स आए, आप मान लो मेडिसिन आई, जैसे जैसे लाइफस्टाइल मैं कहूँगी अच्छी होने लगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं सिचुएशन बदलने लगी। इंसानी दिमाग चलने लगा कि भाई और क्या क्या डिस्कवरी कर सकते हैं हम अपनी लाइफ को आसान करने के लिए, या फिर लोगों की लाइफ और लंबी करने के लिए, है ना, इंसानों ने चीज़ें अपने हाथ में लेने लगी, ठीक। सो विथ एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, पीपल लिव लॉन्गर एंड आर मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। तो यही बेसिक सी बात है कि एडवांसमेंट किस में होने लगा, न्यूट्रिशन में, सैनिटेशन में, हेल्थ में। यानी आप देखोगे इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटीज़ आने लगी, इतनी टाइप की जो है क्रॉप्स ग्रो करने लगे, नए नए टाइप के फार्मिंग मेथड्स आए, यानी हर एरिया में आप मान लो, हेल्थ सेक्टर में मानो, मेडिसिन आने लगी नई नई, जो है आज भी जो है एवरीडे वैक्सीन्स का आविष्कार हो रहा, और हॉस्पिटल्स जो है ये सब बढ़ना, हेल्थ केयर, फ्री चेकअप्स वगैरह होते हैं कि भाई किसी को भी बीमारी डिटेक्ट हो तो उसी वक्त उसका जो है इलाज कर दिया जाए, ये। एंड देन सैनिटेशन, यानी बहुत ही ज़्यादा क्लेनलीनेस, जैसे भाई कचरा वचरा, सफाई वगैरह, ये सब बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ, अब लोग जो पहले मर जाते थे इन चीज़ों से, वो बचने लगे। पहले कैसा होता था, वाइल्ड टाइप की लाइफ चलती थी, जंगलों में लोग रह रहे हैं, जंगली जानवर मर रहे हैं या किसी ने काट दिया, तो जो है प्रॉपर टाइम पे हेल्प नहीं मिल पाती, मर जाते थे। लेकिन अब जो है हर जगह हेल्प पहुंच सकती है, हॉस्पिटल्स, ये सब जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स का हर जगह है। तो पीपल जो है, लोग जो है, इस वजह से उनकी उम्र थोड़ी और बढ़ने लगी, यानी ज़्यादा जीने लगे वो, एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज, एंड ज़्यादातर जो है अपनी रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने लगे। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एज, बेसिकली एट एन एज वेयर यू कैन रिप्रोड्यूस, है ना, वे यू कैन प्रोड्यूस यंगर वंस, जैसे डॉग विल प्रोड्यूस इट्स व्हाट यू विल से बेबी, वैसे ही ह्यूमंस विल प्रोड्यूस बेबी, कैट्स की जो है किटन्स आएंगी। तो रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने लगे, उससे ही जो है पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, है कि नहीं। एंड ये माना जाता है यूजुअली वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में या इंडिया में अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ दी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ द यूथ विच आर इन देयर रिप्रोडक्टिव एजेस। तो ऐसे हेल्थ वगैरह बढ़िया होने लगी, तो ज़्यादा ही जो है ना रिप्रोडक्टिव एज में उतने लोग आने लगे। Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed. तो भाई
कुदरत के साथ देखो कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस में छेड़छाड़ होती है। जैसे अब हमने न्यूट्रिशन एडवांस किया, डिस्कवरियाँ वगैरह की, ये सब कर लिया, तो इससे क्या हुआ, जो नेचर में बैलेंस चल रहा था ना, कि थोड़ा सा ही नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा था नंबर ऑफ डेथ से, मतलब ऑलमोस्ट सेम था, तो वो बैलेंस बना हुआ था। लेकिन अब ये सब चीज़ें आई तो हुआ क्या कि बर्थ रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, है ना। बर्थ रेट, एक तो रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा लोग थे, पहला कारण तो ये। दूसरा रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों में एडवांसमेंट होना, न्यूट्रिशन वगैरह, हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो बर्थ रेट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू डेथ रेट। तो ये बैलेंस जो है ना वो बिगड़ गया, कहीं ना कहीं स्लाइटली वो डिस्टर्ब हो गया। सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या होता है, इन अ सफिशिएंटली ग्रेट और इंपॉर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज नोटिसेबल, कि जैसे मान लो बर्थ रेट, अभी अगर मैं तुमको कहूँ कि 3 पैदा हो रहे हैं और 2 उसमें मर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, एक का ही फर्क है। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक दिन में 50 लोग पैदा हो रहे हैं और मान लो सिर्फ 5 लोग ही मर रहे हैं, तो भाई तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है। तो यानी बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, बहुत ही छोटे फिगर्स लेके अपन ने एग्जाम्पल लिया है। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up। यानी पूरी ग्लोबल, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ग्लोबली जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ती जा रही है, एकदम बोलते हैं ना अनकंट्रोलेबली बढ़ती जा रही है। लास्ट 3 centuries, ये आपको याद रखना होगा, हो सकता है MCQ या कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, पिछली 3 सेंचुरी से। सेंचुरी हमें पता है क्या होता है भाई, वैसे ही इंडिया में हो, क्रिकेट लवर्स हो, सेंचुरी इज 100, ठीक है। तो लास्ट 3 centuries यानी 300 ईयर्स की ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, एवरी ईयर इन फैक्ट the world's population grows by more than 80 million people। तो मैं आपको बताती हूँ इस लेसन में आपको याद क्या रखना है, आपको कुछ कुछ चीज़ें फिगर्स है ना, इनको याद करना है। जैसे कब से जो है ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है रैपिडली, लास्ट 3 centuries से। यही याद करते जाओ, क्योंकि मुझे पता है भाई तुम लोग को और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सो हाउ यू कैन लर्न लिटरेचर सब्जेक्ट्स, सो ओवर हेयर व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, साथ साथ में याद करते जाओ, ठीक। लास्ट 3 centuries से ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, and in fact world's population grows by more than 80 million people हर साल, ठीक है। ये तुमको अब ऐसा नहीं गूगल में जाके फिर एस्टिमेशन देख रहे हो, अभी का करंट डेटा थोड़ा अलग हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द लेसन है। सो रिमेंबर वी आर स्टडीइंग इंग्लिश नॉट साइंस, ठीक है। तो आपको लेसन में जो टर्म दिया है आपको वही लिख के आना है एग्जाम में, ठीक। एवरी ईयर मोर देन 80 मिलियन पीपल से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट इज फॉर इंस्टेंस sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only 1 was alive in the year 1950। अब इस लाइन का मतलब कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, तो बहुत ही बेसिक वे से बताती हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आज इनका सिर्फ ये लाइन लिखने से एक ऐसा तात्पर्य है कि भाई समझो कि 1950 में, है ना, 1950 में आज के जो मतलब मान लो ये 11 पीपल आज है, ओके। एवरी 11 ह्यूमन बींग्स अलाइव नाउ, जितने 11 पीपल आज जिंदा है, आज की बात कर रहे हैं, ओनली 1 वॉज अलाइव इन द ईयर 1950। तो 1950 की मैं अगर बात करूँ तो इनमें से कोई एक ही था जिंदा, मतलब इस रेट से जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तब का एक इंसान आज के 11 हो गए, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, सोबरिंग मतलब है, सोबर कहते हैं ना किसी चीज को सोबर, तो सोबरिंग, क्रिएटिंग अ मोर सीरियस, सेंसिबल और कॉलम मूड। चलिए, on first sight it may appear when it comes to something as valuable as a human being, the more we have the better off we are। इसका मतलब क्या है समझो। on the first sight का मतलब क्या होता है, SIGHT, sight होता है नज़र। तो पहली नज़र में अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसा लगता है कि अगर एज ह्यूमन बींग्स, बहुत अलग इसको थिंकिंग है, मतलब इस जो पूरे ऐसे हैं ना उनमें बैलेंस आंसर होना रहती है कि एक नज़र से देखो तो ऐसा लगेगा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बोलते हैं ना जितने ज़्यादा लोग उतना बेहतर होता है ना, एक थिंकिंग होती है कि भाई जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा ब्रेन्स चला सकते हैं, उतना ज़्यादा लेबर मिल सकता है, काम मिल सकता है ना। सो यही है, एज ह्यूमन बींग द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। एंड एक और चीज़ ये मानी गई है इसमें कि एज ह्यूमन बींग जितना हमको चीज़ें मिलती जाती है
उतना ही जो है हमको लगता है द बेटर ऑफ वी आर, कि और हमारी लाइफस्टाइल बढ़िया हो सकती है। मानते हो कि नहीं? इसे काइंड ऑफ लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं कि आज अगर ये मिल गया तो कल सोचते हैं कि ये हो जाए तो भी ठीक है, फिर ये आएगा तो कोई ना कोई नई चीज़ें तो भाई दुनिया में आती ही रहेंगी। सो इन सम वेज दिस इज ट्रू, एज ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, more people are likely to generate more inventions, more technological breakthroughs and more corporate profits. तो कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा लोग, जितना दिमाग होगा तो सोचेंगे इन्वेंशन करेंगे। जैसे आज आप मानो जैसे इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो सबके नए नए बिजनेस आइडिया आएंगे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा ब्रेन्स, यही सब जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी। देख रहे हो कैसे एआई जो है आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब तो चैट जीपीटीज वगैरह आए हैं, या यू कैन टॉक अबाउट रोबोट्स आए हैं। सो ये सब क्या हैं? ये सब इन्वेंशंस ही हैं, है कि नहीं? टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक बहुत ही सडन, बोलते हैं ना, चेंज, या एक नई सी डिस्कवरी एकदम, जो पूरी पॉपुलेशन को बदल दे। जैसे मैं तुमको बताती हूँ, आई थिंक प्रीवियस लेसन में ही हमने एसएमएस के बारे में पढ़ता है ना, जिस जमाने में एसएमएस आए थे तो वो एक ब्रेक थ्रू था, यानी चिट्ठियाँ लेटर वगैरह लिखने से आगे वाला जो ज़माना आ गया एसएमएस वाला, तो वो एक ब्रेक थ्रू था। स्मार्टफोन्स आए, वो एक अलग ब्रेक थ्रू है ना, इंटरनेट आया। सो ये क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज होते हैं, एंड मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये बात एक जगह उन्होंने ये बात करी कि एक नज़र में हम देखें तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ दिमाग भी बढ़ते हैं लोगों के, है ना, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इन्वेंशंस वो भी बढ़ते हैं। बट अब फिर दूसरी तरफ से वो बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, तारीफ वाली बात तो हो गई, लेकिन टेकन एज अ होल most ecologists are convinced that the world is already overpopulated। तो ये तो तुम पहली नज़र में देख के कहोगे कि जितने लोग उतना बढ़िया, उतने ज़्यादा ब्रेन, उतने इन्वेंशन। लेकिन एक इकोलॉजिस्ट की नज़र से देखोगे, हु इज़ एन इकोलॉजिस्ट? इकोलॉजिस्ट, GIST जो वर्ड आ जाता है ना, जैसे साइंस है तो साइंटिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजिस्ट। द पर्सन या पीपल हु स्टडी, जो किसकी पढ़ाई करते हैं? इकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। बेसिकली नेचर से रिलेटेड, है ना, लाइफस्टाइल से मतलब फूड चेन से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, इकोलॉजी यानी वर्ल्ड इकोलॉजी में क्या चल रहा है उसकी जो पढ़ाई करते हैं, दोज आर इकोलॉजिस्ट। तो वो ये मानते हैं कि भाई अभी जो दुनिया है ना वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेटेड हो ही चुकी है। बोलते हैं ना जैसे पानी सर के ऊपर आ ही चुका है। ह्यूमन पॉपुलेशंस कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely for the simple reason that the world itself is finite. More people will need even more food than they need now, and therefore the process of deforestation will continue so that eventually wild trees will vanish। तो वही है, देखो चलो जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा दिमाग, उतने इन्वेंशंस, ये तो सही बात है। लेकिन when we come to the other side, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा फूड डिमांड्स, रिसोर्सेज की डिमांड्स, घर चाहिए, एंड वो दूसरे अलग भी लोग आते हैं जिनको लग्जरी भी चाहिए। तो उससे जो है ना डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू टू राइज। क्योंकि मैं मानती हूँ डिफॉरेस्टेशन ना बचपन से पढ़ते आते हो, बहुत ही हल्का टर्म लगता है लोगों को, क्या है ये पेड़ ही तो कट रहे हैं, क्या होता है। बट एट अ वाइड सोच जब आप देखोगे ना, जब आप आई थिंक इकोलॉजी हल्का सा भी आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा इसका कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हर लाइफ फॉर्म में। सिर्फ ये नहीं कि पेड़ कटने से पेड़ को सिर्फ दर्द हो रहा है, तो ऐसी वाली बात है, एक तो वो तो चीज़ अलग ही है, लेकिन ह्यूमन या जितनी भी लिविंग पॉपुलेशन है ना उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक तो आप ये कह सकते हो कि एनिमल्स का जो है होम चला जाता है, और जो है हम मान सकते हैं हमारी एयर जो प्योरीफाई होती है वो भी नहीं होती है, प्योरीफाइड एयर नहीं मिलती है। ट्रीज़ जाने से सॉइल इरोजन भी होने लगता है, क्योंकि होता है ट्रीज़ की जो रूट्स होती है ना, जड़ें, वो सॉइल को, मिट्टी को पकड़े रखती हैं। अब जब ट्रीज़ हट जाती है ना तो वहाँ से सॉइल इरोजन होता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे जो है लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, पूरी सॉइल की सॉइल खसक के आ जाती है, फ्लड होते हैं, बाढ़ आती है इसी वजह से, जहाँ पे पेड़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना। तो बाढ़ किस तरह से आती है? वही बात है कि पेड़ जो है सॉइल को रोके रखते हैं, सॉइल नहीं रोक पाती है, ठीक, जब पेड़ चले जाते हैं तो वही बात है, फ्लड हो गए, ड्रॉट हो गया, जितनी सारी चीज़ें हैं ना ये सब आती है। यार इंसान फिर पूछता है कि अरे ऊपर वाले ऐसा क्यों कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इट इज़ वी हु हैव बीन डूइंग इट, एंड वो रिटर्न में ही आता है सब कुछ, है कि नहीं। तो वैसे ही जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड जो वाइल्ड ट्रीज़ हैं, व्हाट इज़ वाइल्ड ट्रीज़ यहाँ मैं बता देती हूँ। जंगली पेड़ नहीं होते हैं वाइल्ड ट्रीज़, बेसिकली जो नेचर में नेचुरली ग्रो करिए। एक तो यार अपन फार्म है या अपने घर में गार्डन है, वो तो अपन खुद आके सॉइल डालते हैं, लगाते हैं। वाइल्ड ट्रीज यानी जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, फॉरेस्ट वगैरह में, ठीक है, तो वो तो वैनिश यानी बिल्कुल ही खत्म होती जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। एज द पॉपुलेशन गोज अप,
सो डज पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल। तो पॉपुलेशन से बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, जितने लोग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन यानी प्रदूषण तो करते ही हैं भाई। रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, एंड ये पर्सनली तुम ना किसी दूसरे पे मत देखो, ये जब पढ़ रहे हो ज़्यादा दुखी मत हो, इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट, है ना, बिकॉज वी आर द पर्सन हु वी कैन इम्प्रूव, अपने आप से ही चेंज ला सकते हैं। तो पोल्यूशन जैसे मान लो बहुत बेसिक सी चीज़ें, हम कभी यूजुअली रिवर वगैरह देखते हैं या समुद्र या लेक के पास जाते हैं तो वी टेंड टू थ्रो थिंग्स ओवर देयर, ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा डस्टबिन है तो उसमें लोग चीज़ें डाल देते हैं, है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं, सॉइल में फेंक देंगे, कहीं भी फेंक देंगे। ड्रिंकिंग वाटर से भी जो है अपन उसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं इस वजह से। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से जो है लोग पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं। विद मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड, और जितने ज़्यादा लोग होंगे शहर भी और कंट्री। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यूजुअली जो राइटर्स होते हैं ना विलेज एरिया को कंट्री कहते हैं, क्योंकि आई थिंक आपके 10th क्लास में भी एक पोएट्री है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री करके। तो गॉड मेड द कंट्री मतलब वो नहीं कह रहे कि देश नहीं बनाया उन्हें, कंट्री से बेसिकली इनका मानना होता है विलेज लाइफ, ठीक है। तो यानी सिर्फ शहर ही नहीं, गांव भी जो है दोनों जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाले होने लगेंगे। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। और जिस तरह की हम कहते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ लिविंग होनी चाहिए एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ, और जितना हमें लगता था ह्यूमन लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने लोग होते जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल जो है इरोड यानी खत्म होती जाएगी, राइट। मूविंग ऑन, when the population is stable, increases in such things as food production, number of physicians or hospitals are offered tantamount to improved quality of life, but such increases often fail to keep pace with population growth। तो इसका मतलब यह है कि जब population stable होती है, stable का मतलब एक सही तरीके से grow कर रही है, increases in things such as फूड प्रोडक्शन जो होगा आपका, यानी जितना खाना, भाई खाना तो रोज़ ही खाते हो, आता कहाँ से, प्रोडक्शन करना पड़ता है ना फार्म्स वगैरह में, तो फूड प्रोडक्शन जो है, नंबर ऑफ फिजिशियंस जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफन टैंटमाउंट का मतलब होता है काइंड ऑफ इक्वल। दिस इज अ गुड वर्ड, ये अच्छा सिनोनिम है इक्वल वर्ड के लिए, टैंटमाउंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होगी आपकी तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है ना, व्हाट इज क्वालिटी मीन, एक तो बोलोगे मैम वीडियो क्वालिटी होती है, ठीक है, हम जो है 144p में देखे, पिक्सल्स में देखे, 720 पिक्सल्स में देखे, वो अलग क्वालिटी है। अब यहाँ पे क्वालिटी का मतलब होता है जैसे तुमको जो खाना मिलता है, ठीक है, अब मान लो जो फूड है वो बिल्कुल प्योर मिल रहा है, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल नेचुरल जो हम कहते हैं ना, हर्बल चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कोई मिलावट नहीं है, तो वो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई दूध गाय उतना प्रोड्यूस कर नहीं पाएगी, तो पानी की मिलावट कर लेंगे ताकि सबको पहुंच पाए, खुद का भी प्रॉफिट हो पाए, तो ये कहानी होती है। बट सच इंक्रीजेस ऑफन फेल टू कीप पेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू exacerbate crime, ethnic conflicts and warfare। और जितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके जो क्राइम रेट्स है, अपराध है, चाहे वो चोरी चकारी, भाई लोगों को खाना चाहिए होगा, चीज़ें चाहिए होंगी तो अल्टीमेटली चोरी चकारी करेंगे, क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वॉरफेयर जो आप देख ही रहे होगे भाई, देशों के बीच में वॉर होंगे, तेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये सब चलता रहेगा। अच्छा, इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करोगे, यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन स से है, ठीक है, एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को और वर्स कर देना, मेक समथिंग वर्स, या और ज्यादा बुरा हो जाएगा। क्या बुरे हो जाएंगे, क्राइम रेट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉरफेयर, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे अब यहाँ पे बिकॉज द राइटर हिमसेल्फ इज, मैंने वही बताया राइटर के बारे में जानना जरूरी क्यों है बच्चा लोग, बिकॉज अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की है द अमेरिकन गवर्नमेंट की, he began with the American government because he himself is a teacher at USA। तो उन्होंने बताया है the American government, to take another example, estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory diseases which are in turn caused by human made population। तो American government ने एक estimate दिया कि अराउंड 60,000 यानी 60,000 अमेरिकन हर साल मरते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस से। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम समझते हैं विच इज़ रिलेटेड टू अफेक्टिंग रेस्पिरेशन और दी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे कौन से यूज़ होते हैं, जैसे हमारा जो है लंग्स मेन जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स दी ऑर्गन ऑफ
रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का इफेक्ट होता है। या फिर जो है हमारा आप कह सकते हो विंड पाइप आ गया, उसमें ट्रैकिया आ गया, नोज़ आ गया, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं और इसी से 60,000 लोग जो है मरते हैं हर साल, अमेरिकन की बात है। ये तो एक डेटा हो गया। अब ये बताया जाता है हर दिन की अगर हम बात करें तो 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ एस्मा। एस्मा होता है जिसमें ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, which is aggravated by air pollution 3 times the incidence of just 20 years ago। यानी 20 साल पहले अगर हम कहें तो आज ये रेट जो है 3 गुना जो है बढ़ गया है। तो क्या डेटा अपने को याद रखना है कि हर साल 60,000 अमेरिकन मरते हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज, एंड अगर ईच डे की बात करें तो 14 अमेरिकन डाई ईच डे बिकॉज ऑफ एस्थमा। आई होप इट इज क्लियर। डेटा याद है बिल्कुल, क्योंकि हमें जो है एक चीज़ फिर से याद रखना बेटा, करंट डेटा आपको नहीं देने की ज़रूरत है, आपसे वो नहीं पूछेंगे, आपसे बस ये पूछेंगे जो आपके लेसन में दिया हुआ है। Needless to say, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse। यानी needless to say का मतलब है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू से द सिचुएशन इन सिटीज़, कुछ सिटीज़ जैसे LA हो गया, काठमांडू हो गया, मेक्सिको, शंघाई मतलब ये सब है ना बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड जगहें हैं वर्ल्ड की, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ तो बहुत ही बेकार कंडीशन, मतलब इवन वर्स, यहाँ तो कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी है। इन ऑल दीज केसेस द सिचुएशन कुड बी considerably improved by controlling population and pollution। यानी आप जो है यहाँ पे कैसे इम्प्रूव करते हो कंडीशन को, पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, नाउ इट डिपेंड्स। आगे कुछ और लाइनें इसमें दी है कि कैसे लोग जो है इनिशिएटिव उठा सकते हैं। दूसरा जो है गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई अपन लोग लॉज इम्पोज करे या ऐसी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो जिससे लोग जो है थोड़ा अपना पॉपुलेशन जो है अंडर कंट्रोल रखे। बिकॉज ये आई थिंक ये शंघाई का जो है एक पिक्चर लिया गया है, या ऑनेस्टली इतने स्ट्रीट्स पे भी आप देखोगे ना, इतनी जनसंख्या आपको दिखेगी रोड्स पे, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए, मोर ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन faces such frightening problems such as desertification, depletion of non-renewable resources, example petrol, natural gas, helium, acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion and the greenhouse effect। तो यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम्स की बात की गई है, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक तो है डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन में वर्ड आ रहा है डेजर्ट। डेजर्ट आप सबको पता है ना क्या होता है, रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच fertile lands become a desert, typically as a result of drought, deforestation और inappropriate agriculture। तो यानी एक बढ़िया डेजर्ट तो चलो अलग होते रेगिस्तान, लेकिन एक बढ़िया सा लैंड, फर्टाइल लैंड, देखो बढ़िया हरियाली है यहाँ पे, लेकिन वो धीरे धीरे रेगिस्तान में ऐसी सूखी ज़मीन में बदल जा रहा है, क्योंकि XYZ रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ सूखा पड़ गया जो है, इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ हटा रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा, डिप्लीशन ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। डिप्लीशन का मतलब होता है बहुत ही गलत तरह से किसी चीज़ का यूज़ करना ताकि वो ख़त्म होती जाए। डिप्लीशन ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, तो इससे जो है आपकी साइंस भी जो है बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। एक तो ये होते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन रेन्यूएबल, जिनका नाम आई थिंक आपने पीछे देखा होगा। अब इसे मैं किस तरह से समझाती हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। आपने एक वर्ड देखा होगा इसमें, पलक मैम क्या कहती है हमेशा कि बच्चा मेरे नाम में ही सब कुछ रखा है। व्हेन यू सी दिस रेन्यूएबल, इसमें आपको बेटा एक वर्ड दिख रहा होगा जिसका नाम है रेन्यू, RENEW। तुमने कभी कोई ऐसा कार्ड वार्ड लिया है कहीं का, जैसे किसी मॉल में जाते हो या कहीं भी किसी चीज़ का कोई सर्विस ली हो, तो कहते हैं ना सर्विस रिन्यू करना चाहेंगे सर, है ना। आपकी सर्विसेज आज खत्म होने वाली है, वाईफाई की खत्म होने वाली है, आपके कार्ड की सर्विस खत्म होने वाली है, क्या आप इसे रिन्यू करेंगे। रिन्यू यानी टू यूज अगेन या फिर टू रीयूज, अगर सिंपल वर्ड में कहें, दैट इज रेन्यू। सो व्हाट आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज, बेसिकली
दीज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रेन्यूड या फिर रीयूज, फिर से यूज में ला सकते हैं। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जैसे अपन मान लो आप विंड एनर्जी मान सकते हो, ठीक है, ये जो एनर्जीज होती है विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या होता है रेन्यूएबल, जिन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये सब किस में आते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये खुद को रिन्यू करते जाते हैं। आप वाटर एनर्जी ले लो, खुद को बार बार रिन्यू करते जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन रेन्यूएबल, नॉन का मतलब ही क्या होता है कि जो रेन्यू नहीं हो सकते हैं, यानी फिनिश्ड वंस यूज्ड, एक बार आपने यूज किया तो वो खत्म हो जाएगा। अब इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं देती हूँ, बेटा पेट्रोल ले लो। मान लो आज तुमने जो है अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाया, अब वो 1 लीटर का पेट्रोल चल गया, तो क्या वही पेट्रोल तुम वापस बना सकते हो? यानी पीछे जो है हवा निकली साइलेंसर से, इंजन से, जो भी, ठीक है, और उसको तुमने कलेक्ट करके फिर से पेट्रोल बना लिया? नहीं ना। बोलो मैम ऐसा होता है तो मजे ही मजे आ जाते, पेट्रोल के खर्चे ही नहीं करने पड़ते। सो दैट इज नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज तो वो खत्म होते जाता है। जैसे आप मान लो नेचुरल गैस हो गई है ना, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब किसके अंडर आते हैं? नॉन रिन्यूएबल के अंदर। तो क्या है, अब नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं भाई? क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं तो हमें पता है बेटा ये लिमिटेड क्वांटिटी में है ना। लिमिटेड क्वांटिटी में कोई चीज़ होती है तो इसे संभल के यूज़ करते हैं ना। जैसे मम्मी ने कहा घर में आज जो है लिमिटेड दाल है तो उस हिसाब से यूज़ करके खाना भाई। तो वैसे ही अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इफ़ दीज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी तो हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा लोग अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों को गाड़ियाँ लेनी है ना। हम तो क्या यही सपने देखते हैं, मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, गाड़ियाँ लेनी है, बहुत सारी लाइन लगा देनी है बाइकों की, भाई रॉयल एनफील्ड की लाइन लगा देनी है। तो वही है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं लोगों की लग्जूरियस लाइफ की। तो कहीं ना कहीं इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी होता जाता है। उसी के साथ साथ एसिड रेन होती है भाई। एसिड रेन बेसिकली किस वजह से होती है, थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ। कुछ इंडस्ट्रीज होती है ना जिनसे स्मोक निकलते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन और जो सल्फर है उसके ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो उनसे जो है जब वो रेन में मिक्स होता है ना, तो वो जब रेन में मिक्स होकर प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज नोन एज एसिड रेन। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है, आप अगर जानते हो इंडिया में जो ताजमहल है, हमने कहा ना ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है या थोड़ा ब्लैकिश टाइप का होता जा रहा है, दैट इज वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एसिड रेन की वजह से ही हुआ। तो ऐसे जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी डिप्लीट होते हैं और जो है सॉइल वगैरह भी खराब होती है। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, डिफॉरेस्टेशन करोगे तो वाइल्ड नेचुरल स्पीशीज भी जो है अपना घर खो देती हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमें पता है एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि हमें किससे बचाती है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। यहाँ तुम्हारा साइंस भी कवर होते जा रहा है बेटा, समझ रहे हो ना? ठीक है, एक तीर दो निशाने। ओजोन लेयर क्या होती है, फटाफट से करें क्या रिकॉल? आ जाओ भाई आ जाओ, ओजोन लेयर भी पढ़ ही लोगे ना फिर। तो बेसिकली अगर ये जैसे हम माने ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारी धरती माँ है, ठीक। अब इसके अराउंड ही लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, सारी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अभी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सारी नहीं पढ़नी है हमें, जितना ज़रूरी है उतना बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अर्थ को सराउंड करके जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है ना, उसमें ही एक लेयर है, उसमें ही एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। उसमें प्रेजेंट रहती है हमारी, क्या प्रेजेंट रहती है भाई, किसकी बात हो रही है बताओ? ओजोन लेयर, करेक्ट। तो ये होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज बेसिकली O3, है ना, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, ओजोन का मॉलिक्यूल O3, ठीक। तो ये हमको किससे बचाती है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। जो सन है ना, सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं। तो जैसे मान लो मैं तुमको अगर यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ, बहुत ही थिक सा अगर मैं तुमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ड्रॉ करके बताऊँ, मान लो ऐसा इतना मोटा, ठीक, मान लो ये जो यूवी रेज इतनी आएगी। अच्छा बोलो मैम यूवी से होता क्या है, क्या दिक्कत है आपको? अरे भाई अगर ओजोन लेयर नहीं होती ना तो इस पूरी दुनिया की बहुत सारी जनता को जो है कैंसर हो जाता, स्किन कैंसर। यूवी रेडिएशन इतनी हार्मफुल होती है। तो ये बेचारी ओजोन लेयर हमें बचाती है, उसको थैंक यू बोलो, ठीक है। पर थैंक यू बोलने की जगह हमने क्या किया, क्या किया हमने? उसी को डिप्लीट कर दिया, है कि नहीं? अरे कहाँ चला गया? हाँ, तो देखो अब ये जो है ये क्या है, ये यूवी रेडिएशन है। तो जैसे ये ओजोन लेयर क्रॉस होती है ना, तो देखो ये
ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। तो इस वे में जो है ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हुआ क्या, हार्मफुल केमिकल्स के रिलीज से कुछ जो है ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स भी होते हैं, जिनका नाम अगर आपको पता हो सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, साइंस पढ़ते हो है कि नहीं। तो ऐसे कुछ आते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ एलिमेंट्स आते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंडर, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, अगर एक दो नाम भी पता हो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं वहीं पे आके चेक करूंगी, ठीक। तो इससे क्या होता है, उनके यूजेज से जो है ओजोन लेयर में डिप्लीशन यानी होल आता जाता है। अब भाई ओजोन होल आएगा तो क्या होगा, ओजोन होल आएगा तो क्या होगा, ये यूवी रेज आएगी, यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये पूरी की पूरी अर्थ पे आ जाएगी एंड बहुत सारे लोगों को जो है स्किन डिजीजेस हो जाएंगे एंड एज हम कह सकते हैं इतना थ्रेटफुल कैंसर की तरह भी, है कि नहीं। ओजोन लेयर डिप्लीशन समझ आया, चलिए। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आगे जाके क्या होता है, मेनली ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। चलो मूविंग ऑन, आगे आते हैं। इन्होंने कुछ डेटा दिए हैं अपने ऐसे में, उन्हें भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। A United Nations 1993 document puts it this way. यूनाइटेड नेशन में 1993 में एक डॉक्यूमेंट आया था जिसने क्या कहा था, देखते हैं। Population size and rates of growth are key elements in environmental change. At any level of development, increased populations increase energy use, resource consumption and environmental stress. तो इसमें अब क्या कहा गया है कि पॉपुलेशन का साइज, जितनी जनसंख्या है, एंड रेट ऑफ ग्रोथ यानी जितनी ही तेजी से वो बढ़ रही है, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं यानी की एलिमेंट्स है एनवायरमेंटल चेंज में। एनवायरमेंटल यानी जो हमारे आसपास की चीजें बदलती है, मान लो जो है टेम्परेचर का, क्लाइमेट का, ये सारे जो चेंजेस आते हैं उनमें पॉपुलेशन साइज और रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, यानी इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या याद कर रखने हैं, ये दो नाम, पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ। मान लो फिलअप के तौर पे आ गया तो आंसर बिल्कुल आना चाहिए। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट के लेवल पे आप खड़े हो, इंक्रीज पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा एनर्जी का यूजेज बढ़ेगा। एनर्जी यानी जितने हमारे आसपास के रिसोर्सेज हैं उनका यूजेज बढ़ेगा, चाहे तुम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ले लो, नेचुरल गैस ले लो, तुम पेट्रोलियम ले लो, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज ले लो, उनका यूजेज बढ़ेगा। रिसोर्स कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, रिसोर्स कंजम्पशन, रिसोर्सेज कौन से हो गए, जैसे हमारा मेन अगर हम रिसोर्स की बात करें तो फूड में चले जाओ तुम भाई, है ना, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज, तुम वुड मान लो, तुम जो है मेटल्स मान लो, इन सब के जो है नीड्स कितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एंड वही जो है स्ट्रेस किस पे आता जाएगा, एनवायरनमेंट पे। स्ट्रेस क्यों आएगा भाई, देखो अगर घर में किसी की जिम्मेदारी होती है तो उस पर स्ट्रेस भी तो होता है ना कि मुझे ये सब करना है। तो भाई इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी हमने दे दी उसको कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम हमको रिसोर्स भी दो, तो इन्वायरमेंट पे भी स्ट्रेस आता जाएगा। So the more people the world has, the more severe these problems are likely to become. So जितने ज़्यादा लोग होंगे दुनिया में उतना ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा सीवियर होती जाएंगी, यानी सीरियस होती जाएंगी, एक सीरियस नोट पे बढ़ती जाएंगी। Moving forward, thus large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems. In the long run, efforts to save the biosphere depends in our part on our species' ability to roll back its numbers. तो ये लॉन्ग रन में जो है भाई बायोस्फीयर को बचाने के लिए हमारी जो स्पीशी है, इंसानों की जो जाति है, हमको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली, अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने में चीज़ों को रोल बैक यानी जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। Yet there is a bright side to this otherwise grim tale. ग्रिम का बेसिक मतलब होता है अनप्लीजेंट या बहुत ही हम दुखद जिसे कहते हैं। TALE, ये TAIL पूंछ वाला टेल नहीं है, टेल यानी कहानी जिसे हम कहते हैं। तो इस जो है बहुत ही दुखद या अनप्लेजेंट कहानी का एक ब्राइट साइड भी है। तो वो ब्राइट साइड कैसा है उसे देखते हैं। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इतिहास ने और एक कॉमन सेंस ने कहा है कि यार पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोलेबल नहीं है, अगर हम चाहें तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सवाल आएगा मैडम जी कैसे। सो द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जर्मनी में और स्वीडिश लोगों की जो पॉपुलेशन है वो डिफाई हो रही है, डिफाई द वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। यानी डिफाई करना यानी किसी को रिफ्यूज टू ओबे करना, यानी उल्टा चलना किसी से।
जैसे दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जर्मन और स्वीडिश पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रही है, यानी घट रही है। In such overpopulated countries like China, Thailand and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably thanks to concerted government action. So कहीं ना कहीं हमें भी पता है चाइना में भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस जैसे लिए हैं कि 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, उनका नेक्स्ट बेबी होता है तो उसे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल करा जाता है, या ऐसे टाइप के लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ रुक सके। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ? तो वही सवाल है कि कंट्रीज ऐसा क्या करती हैं कि इनकी जो है ग्रोथ रिवर्स हो जाए या एटलीस्ट स्लो डाउन हो जाए। सो मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस: मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन्स, readily available family planning and contraceptives, equal economic, educational and legal opportunities for women. तो क्या क्या रोल लेता है? एक तो मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, पढ़ाओ लिखाओ लोगों को लगता है बच्चे पैदा करेंगे फैमिली बनाएंगे। इंडिया में मुझे लगता है मैक्सिमम पॉपुलेशन के सपने यही है कि करना क्या है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, अपने बच्चे करने हैं, क्योंकि भाई बच्चे करने हैं क्योंकि अपनी जो है खानदान का नाम आगे बढ़ेगा, चिराग आगे बढ़ेगा, है ना। ज़रूरत नहीं है पर फिर भी करने हैं। तो वही अगर लोग मॉडर्नाइज होए, थोड़े लिटरेट हों, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाएं कि क्या है भाई, बच्चे पैदा करके वही प्रॉब्लम फिर से आएगी, फिर तुम अपने बच्चों को सुनाओगे कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें समझ आएगा। तो यानी ये कंटिन्यूस साइकिल से कहीं ना कहीं किसी को समझना चाहिए, है ना। तो जितना मॉडर्नाइजेशन होगा, लिटरेट होंगे लोग, पढ़ेंगे लिखेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें समझ आएगा। दूसरा, रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग्स, मीडिया जो है सपोर्ट करेगा, रोल्स होगा, लोगों को एटलीस्ट तुम एजुकेट करो, है ना, कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आप मान लो कॉन्डम्स की अगर हम बात करें तो इन सब की अवेयरनेस देनी पड़ती है लोगों को। पीपल स्टिल फील वेरी शाय टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन जब एजुकेट करना होता है ना तब बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक फेयर मीन ले। जैसे मान लो मीडिया हो गया, मीडिया का मैं बार बार नाम क्यों ले रही हूँ, बिकॉज उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको हमको सभी को पता है कि सबके घर में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर आता है, टीवी चैनल पे न्यूज़ चलती है, तो दिमाग वही रोटेट होता है, वही रिवॉल्व होता है। तो अगर मीडिया सही चीज़ें प्रमोट करेगी ना तो लोगों को भी जो है अच्छे से समझ पड़ेगी। ठीक है, चलो। ह्यूमन बींग्स डज नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, तो मतलब ऐसा नहीं है, इंसानों को पता तो है कि दे कैन कंट्रोल देयर नंबर्स। व्हाट दे हैव बीन लैकिंग सो फार इज द रिजॉल्व टू मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज। और उनमें दिक्कत क्या है, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, कहाँ पे पीछे छूट रहे हैं, कि अभी तक वो ये रेजोल्यूशन ले ही नहीं पा रहे कि हमारे पास ये जो नॉलेज है इसका हम यूज़ करें। मतलब लोगों को पता भी है कि भाई बच्चा पैदा करने से, इतने बच्चे पैदा करने से होगा क्या है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करें होगा क्या। क्योंकि होता क्या है, अभी के लिए तो तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, मान लो बाद में बच्चे बड़े हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सरकार पे ब्लेम करेंगे, फिर कुछ लोग जो है ऊपर वाले पे ब्लेम करेंगे। सो ये ब्लेम गेम जो है ना, ह्यूमन बहुत बड़ी टेंडेंसी है। सो इट्स बेटर टू फाइंड योर फॉल्ट्स विद इन। अब जिस दिन से इंसान ने अपनी खुद की गलतियां देखना चालू कर देने का, खत्म है, मतलब एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, है कि नहीं। तो वही है, जो ह्यूमन के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, दूसरा ज्ञान का यूज़ करने आना, है कि नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर टाइप होते हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं किताबों की किताबें ढेर, बट नॉलेज तो है, लेकिन दूसरी चीज़ भी आनी चाहिए, मेकिंग द यूज़ ऑफ दैट नॉलेज। नॉलेज लेके क्या करोगे कि भाई मेरे पास तो इतना ज्ञान है, उस ज्ञान को अप्लाई करो कहाँ, सबसे पहले खुद पे। जितना ज्ञान आप लेते हो, जितनी अच्छी चीज़ें आप सीखते हो, दूसरों को मत सिखाओ कि तुम्हारे पास अच्छा दिल होना चाहिए। मैं बहुत बेसिक सी बात बता रही हूँ कि हम दूसरों को सिखाते हैं, तुम्हें ऑनेस्टी आनी चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए। फर्स्ट प्रैक्टिस इट योरसेल्फ, खुद से करो, बस दैट्स इट। खुद में चेंज लाओ, किसी और में मत लाने की कोशिश करो। क्लियर है? चले आगे आते हैं। Let us move to another long term problem. दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज। अब पेड़ों की बात करते हैं। पॉपुलेशन, पहले तो हमने ट्विन प्रॉब्लम्स पे ओवर पॉपुलेशन डिस्कस किया, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे मेनली डिफॉरेस्टेशन। Owing to rapid population growth, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn or cultivate tropical forest. Poverty basically it means गरीबी, ठीक है। गरीबी को हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है उतनी गरीबी भी बढ़ती जा रही है कि नहीं। Thus, population pressures along with new technologies or the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation. तो population pressures जो है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है
एंड एफ्लुएंट लाइफस्टाइल। एफ्लुएंट का बेसिकली मतलब होता है बहुत ही वेल्दी लाइफस्टाइल, लोगों को लग्जरी चाहिए ना भाई। एक सेक्टर अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना इज डिफरेंट, देखो पैसे आ जाते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ऐसा देयर विल बी नो वन हु विल से कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, बिल्कुल भी। सो इट्स फाइन, यू अर्न मनी, वाई, बिकॉज देयर शुड बी अ लिविंग, है ना, बेसिक लिविंग इज ठीक है, बट वेल्दी लग्जूरियस लिविंग, तो उन सब से जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नेचर को। एंड डिफॉरेस्टेशन कैसे? लग्जरी लाइफस्टाइल में इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? आज आप भी ये सोचते हो कि यार मैं बड़े होऊंगा तो बहुत बड़ा महल जैसा घर बनवाऊंगा, वो बीच फेसिंग होना चाहिए, या फिर बहुत बड़ा घर बनवा के दूंगा अपने पेरेंट्स को, जो कि बहुत अच्छा ख्याल है, नो डाउट ये बहुत ही अच्छे ख्याल है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स भी है ना, या आप किसी को कुछ देना चाहो ना, एंड स्पेशली अगर आपको लगता है आप अपने माँ बाप, अपने गार्जियंस, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हो, सो इट विल स्टार्ट विद यू बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन। ये चीज़ हमेशा नोट करना। तुम उनको शानो शोहरत दे दोगे, है ना, लेकिन बट योर बिहेवियर विल नॉट बी गुड, सो दैट विल नॉट वर्क। बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है ना, अमीर और अच्छे इंसान में फ़र्क है कि अच्छा इंसान जो है ना पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब दैट इज़ गुड कि इफ़ यू आर गेटिंग लग्जरी विद इट, तो बढ़िया ही है, ताकि आप गरीबों की और जो लोग अनकेपेबल हैं, इनकेपेबल हैं इन चीज़ों के, तो उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। A country like Nepal has just so much arable land। अगर हम नेपाल जैसी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड जिसपे आप खेती कर सकते हो, ठीक है, बेसिक सा बात है, फर्टाइल लैंड जिसे हम कहते हैं। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज, मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्म लैंड। सो जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, फॉरेस्ट को हमें किस में बनाना पड़ेगा? फार्म लैंड में, यानी जंगलों को खेतों में बदलना पड़ेगा। They must also cut down more and more trees for fuel. The people of rich countries are also guilty of this. To satisfy Westerners' insatiable demands for hamburgers, more and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted to pastures. यानी एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि फूड नीड्स भी जो होती है ना पर्टिकुलर, जैसे वेस्टर्नर्स की इनसैटिएबल डिमांड, इनसैटिएबल यानी विच इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते, डिमांड्स फॉर हैमबर्गर्स। तो बेसिकली एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि ये खाने का मन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसकी वजह से जो है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी ब्राज़ील वगैरह सी जगहों में क्लियर करना पड़ता है और पैस्चर्स में बदलना पड़ता है, यानी ऐसे लैंड जहाँ पे जो है आप खेती कर सकते हो या फिर जो है गाय वगैरह चरा सकते हो, ये सारे लैंड, ठीक। सम रिच पीपल ऑल्सो बाय मेहोगनी फर्नीचर, न्यूज़पेपर्स एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वान्टिटीज़। It is frightening to recall, for instance, how many trees must be felled to just produce the Sunday edition of the New York Times. तो यहाँ राइटर कहते हैं कि it is frightening to recall, मतलब याद करते ही डर लगता है कि कितने ज़्यादा पेड़ों को गिराया होगा सिर्फ एक न्यूयॉर्क टाइम का संडे एडिशन बनाने में, यानी जो पेपर आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का संडे वाला एडिशन, उसको बनाने में कितने पेड़ गिराए होंगे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम सोचते ही नहीं है। आज तुम कोई पेपर लिखते हो, है ना, पेपर में लिख रहे हो, राइटिंग गंदी आई तो उसको निकाला, फाड़ा और फेंक दिया, बट जस्ट थोड़ा रिवर्स करो, एट लाइक बैक इन द टाइम व्हेन यू सी कि एक पेपर को बनने में कितने जो है ट्रीज लगे होंगे, सो देन यू कैन यूज इट वेरी वाइसली। तो पेपर ज़्यादा वेस्ट भी मत किया करो, इसका मतलब ये नहीं कंजस्टेड लिखो, बट है ना वाइसली यूज़ किया करो चीज़ों को। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories and similar practices. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्टर्ब भी होते हैं, पोल्यूशन तो होता ही है, दूसरा टूरिज्म इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न। टूरिज्म यानी जो बाहर के लोग आते हैं ना, दे ऑल्सो टेंड टू, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि भाई हम जो है इसका मिसयूज़ कर सकते हैं या वहाँ पोल्यूशन फैला सकते हैं। सो दीज थिंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिफॉरेस्टेशन या डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। Moreover, the productivity and general health of the world forest is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain, जिन्हें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। The deforestation crisis is not new। अब हमें पता है deforestation, पेड़ों का कटना खैर कोई नई बात नहीं है। Many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico and Easter Island, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. The difference is that we are destroying our forest faster and on a larger scale than ever before। तो इन पूरे लाइन्स का मैं आपको समरी बताती हूँ। ये कहना चाह रहे कि डिफॉरेस्टेशन भाई कोई नई बात नहीं है। पहले के जो सिविलाइजेशंस थे ना, उन्होंने भी मतलब अपनी खुद की जो है आप कह सकते हो ब्यूटी ऑफ देयर ओन कंट्री उन्होंने बिगाड़ी,
बाय खुद का जो ओवर पॉपुलेशन करके और डिफॉरेस्टेशन करके। और डिफरेंस ये है, पहले भी था डिफॉरेस्टेशन, लेकिन अब जो रेट है, रेट बहुत मैटर करती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। अर्लियर इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, यानी इस सेंचुरी में पहले फॉरेस्ट जो है 40%, 40% लैंड का जितना एरिया है उसमें 40% क्या थे, फॉरेस्ट थे। लेकिन आज की अगर बात करें इस सेंचुरी के एंड होने तक, दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट, वो 25% तक हो जाएगा या शायद उससे भी कम हो सकता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट in turn contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, droughts and weather extremes। तो ये सारे जो हैं environmental ऐसी problems दी गई हैं जो किसके बाद आती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से। ठीक है, तो हमें कभी कभार लगता है कि यार सूखा क्यों पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, तो हम ऊपर देखते रहते हैं कि बारिश कर दो, बारिश कर दो। पर थोड़ा पीछे जाओ, ये ध्यान रखो ये सब हुआ क्यों भाई, क्योंकि हमने किया डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज कट करी। अब ट्रीज कट करी तो वो जो वाटर साइकिल चलती है ना, जो आप साइंस में वाटर साइकिल पढ़ते हो, वो डिस्टर्ब होती है। यानी एक चीज से बहुत सारे जो है, एक कॉज से हमारे बहुत सारे इफेक्ट्स आते ही हैं। फॉर इंस्टेंस यानी कोई एग्जाम्पल दिया है, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, its topsoil is gradually being lost and its rains are likelier to cause devastating floods in India and Bangladesh। तो यानी जैसे नेपाल में जो है, जब पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं तो जो टॉप सॉइल यानी सॉइल का जो ऊपर का लेयर है वो पूरा का पूरा चला जाता है। अच्छा, टॉप सॉइल में बोलो मैम होता क्या है, तो जितना भी बेटा सॉइल के मेन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, जिससे पेड़ उगता है या कोई भी क्रॉप उगती है और उसमें न्यूट्रिशन जाता है, और वो न्यूट्रिशन तुमको ही मिलता है कि नहीं। इंटर्न हम खाना क्यों खाते हैं, न्यूट्रिशन मिले। अब मान लो वो जो खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है तो क्या होगा, है कि नहीं। तो यानी ये टॉप सॉइल लॉस्ट हो जाती है एंड धीरे धीरे बारिश से जो है ना बाढ़ आने लगती है, फ्लडिंग होने लगती है इंडिया एंड बांग्लादेश में। The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life। तो कहीं ना कहीं eventual consequences यानी जो परिणाम आएंगे धीरे धीरे, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही चली जाएगी अर्थ पे। सिर्फ इंसान ही नहीं, बाकी जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स है वेराइटी के, उनकी भी जो है डेथ्स होती जाएंगी, कहीं ना कहीं वो भी वैनिश होते जाएंगे। एंड जो है हमें लगता था कि बायोस्फीयर क्या माना जाता है, बायोस्फीयर बताती हूँ। बायोस्फीयर को ऐसा माना जाता था कि ये खुद ही सस्टेन कर सकता है अपनी लाइफ, सस्टेनेबल है। सस्टेन का मतलब क्या है, मान लो कोई चीज़ गई तो वो फिर से रिटेन हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वजह से, हमारे ओवर यूजेज की वजह से चीज़ों के जो है ये सस्टेनेबिलिटी वाली जो क्वालिटी थी बायोस्फीयर की, वो भी चली जाएगी और वो खुद को रिटेन नहीं कर पाएगा। Humanity can continue to fell trees, cross its fingers and hope for the best। तो ये बहुत ही एक sarcastic टाइप की लाइन थी। ह्यूमैनिटी यानी हम जिसे इंसानियत कहते हैं, जो इंसान है वो पेड़ों को काटना जारी ही रखेंगे, एंड क्रॉस इट्स फिंगर्स, और उसके बाद क्या करते हैं, फिंगर्स क्रॉस करके बस बैठ जाओ। मतलब पेड़ काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, काटो भाई, मतलब सरकास्टिक वे में वो कह रहे हैं फिंगर्स क्रॉस करो और बैठो, बस होप फॉर द बेस्ट करो। क्योंकि तुम्हें खुद पता है, कभी कभार होता है ना, हमें खुद पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर भी हम वो करते हैं बस फिंगर्स क्रॉस करके कि अब तो अच्छा ही होगा सब कुछ। सो वही बात यहाँ पे राइटर ने कही है। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एंड दूसरे वे में कहा है कि नाउ द डिसीजन इज योर्स, कि भाई तुम्हारा डिसीजन है, ईदर यू डू दिस और यू टेक होल्ड ऑफ योर फ्यूचर। आप जो है अपनी चीज़ें खुद तय करें। ये जो प्रोसेस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन को, इसका रिवर्स करें। रिवर्स कैसे हो सकता है, एफॉरेस्टेशन से। चलो ठीक है भाई, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रीज आपको कट अगर करने भी पड़ रहे हैं, सो आप उसको कंपनसेट करो, डू एफॉरेस्टेशन, प्लांट मोर ट्रीज, दूसरी जगह पे आप प्लांट कर लो, है कि नहीं। सो ये जो है लास्ट में जो है हमारे राइटर थोड़ा ऐसा एक डिसीजन टाइप का बोलते हैं कि ईदर यू कैन डू दिस, पेड़ गिराओ, बस फिंगर्स क्रॉस करो और अपने लिए दुआएं करो, या फिर जो है आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड इस पूरे प्रोसेस को जो है रिवर्स करो। सो आई होप क्लियर है भाई अपना कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे अपन को डिसीजन लेना है एज ह्यूमन बींग्स की व्हाट वी वांट टू चूज। सो विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टू मेनी पीपल बट टू फ्यू ट्रीज। सो होपफुली आप लोग को समझ आया होगा कि राइटर का जो है कहने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। एंड अगर आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो कि येस यार, एंड अगर कुछ
मेथड्स आप बता सकते हो कि हाउ वी कैन सेव द इन्वायरमेंट, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों के साथ, कि ये ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इज़न्ट इट। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स जो चैनल है वो देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, एंड हमारा चैनल दोनों मीडियम में है। लाइक यू कैन सी, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, दोनों में ही ये सभी हमारे टॉप कोर्सेज हैं। एंड ये जो पूरा क्लास 9th का इंग्लिश बिहार बोर्ड का कोर्स है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है पूरी प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यानी आप वो प्लेलिस्ट देखोगे ना तो सभी वीडियो लेक्चर्स एकदम सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं। सीक्वेंस में चैप्टर्स हैं जैसे एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर एंड देन एमसीक्यूज। सो आप वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। एंड अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं, सो आई होप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो होंगे ही, इंस्टाग्राम पे होंगे, तो वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।